मतलब मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊं, एनालिटिक्स के बारे में बताऊं, कैसे करना है स्टार्ट बताओ। इंट्रोडक्शन दे। चलो डिजिटल मार्केटिंग तक मैं कैसे पहुंचा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग भी पहुंच जाते हो, ठीक है। तो यार देखो, मैं भी उदयपुर से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, ठीक है। मेरे को इंडस्ट्री में अराउंड 12 to 13 ईयर्स हो गए। आप देखो तो 15 to 16 ईयर्स मेजरली, ठीक है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, जब आपने कभी ऑर्कुट पे अकाउंट किसी ने बनाया था क्या? बनाया था आपने? कितना टाइम पहले बनाया? 12th में 10 years before 10 to 12 ईयर्स। yeah. तो उस टाइम कुछ भी नहीं था डिजिटल मार्केटिंग। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, फेसबुक भी नहीं आया था। फेसबुक हमारे सामने लॉन्च हुआ था, है ना। तो फेसबुक में कैसे होता था कि भाई वो रेफरल करके अकाउंट बनते थे, और धीरे धीरे जो ऑर्कुट पे था, ऑर्कुट से फेसबुक आया था, ठीक है। तो जो ऑर्कुट पे था उनको धीरे धीरे रिक्वेस्ट आ गया, और फिर आप फेसबुक पे आए थे। गूगल, एसईओ, ये सब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो यार मेरा बैकग्राउंड अगर मैं बोलूं तो सिंपल एजुकेशन की है मैंने। जैसे आप लोगों ने भी 10+2 किया होगा, 10th की होगी। सेंट्रल एकेडमी से पास आउट हूँ मैं, ठीक है, 2004-12, ठीक है। एंड उसके बाद घर वाले चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, ठीक है। तो उस टाइम 3 इडियट्स आई नहीं थी, ठीक है ना। तो हम लोगों को इतना जज्बा ही था यार। उस टाइम तो जो होता था घर वाले बोलते थे वो कर लेते थे, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई कैसे गाड़ी चली, वो मैं आपको सब समझाऊं। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मगर क्या इंजीनियरिंग करते करते मैंने साथ में वॉलंटियरिंग सर्विस स्टार्ट की थी अक्षय पात्र के लिए। अगर किसी ने सुना हो अक्षय पात्र के बारे में, ठीक है। अक्षय पात्र है जो मिड डे मील है, जो इस्कॉन बैंगलोर चलाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता, इंजीनियरिंग हो जाती थी, इंजीनियरिंग के बाद छुट्टियां चलती थी। आप लोगों में से भी कोई ना कोई इंजीनियर होगा, कितने लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे? आप इंजीनियर हैं, आप भी, है ना। कौन से में किसमें किया आपने? टेक्नो मैकेनिकल। आपने? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। इनके लिए तो इजी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ रहा होगा, मगर आप रिलेट कर सकते हो। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इंग्लिश ट्रेनर, वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो मैं भी बन गया, तो उस टाइम जब हम कर रहे थे, मतलब अक्षय पात्र के लिए, उस टाइम उनका मिड डे मील चलता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब तो शायद उदयपुर में भी एक सेंटर खुल गया उधर चित्रकूट नगर में आगे तक फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते। तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे उनके लिए कि भाई रिक्वेस्ट भेजते थे, अवेयरनेस करते थे, ठीक है। और किसी को भी डोनेट करना है तो आप डोनेट करो, और आके आप पार्टिसिपेट करो। तो उसके लिए हम ऑर्कुट यूज करते थे। फेसबुक लॉन्च हो गया था, तो थोड़ा बहुत फेसबुक पे टाइम पास करते थे, टाइम पास ही करते थे। देखो उस टाइम कुछ ना तो एल्गोरिथम थे, ना ब्लॉगिंग था, ना एफिलिएट था, किसी को कुछ आता नहीं था, है ना। कि अब तो आप देखोगे तो ज्ञान की गंगा बह रही है मार्केट में। अगर आप सीखना चाहते हो तो 1000 यूट्यूब चैनल है, 1000 ब्लॉग है, 1000 चीजें, मगर आपको बेस्ट पकड़ना पड़ेगा, 6 से आप बेस्ट बन सको, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं है कि मतलब कुछ भी ले लिया, हमको बेस्ट लेना है और बेस्ट से आगे बढ़नी है। तो उस टाइम यही था यार कि ट्रेनिंग करते करते इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, अक्षय पात्र में ट्रेनिंग भी कर ली। फिर एंड में पता लगा कि यार मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब घर वालों को शिप पे भेजना नहीं है, शिप पे रिस्क है, ठीक है। मम्मी इमोशनल हो गई कि नहीं भेजना, ठीक है। मगर फिर दोस्त अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि यार आपका मैनेजमेंट अच्छा है। जैसे कॉलेज में इवेंट्स होते थे, कुछ होते थे, कोऑर्डिनेशन होता था, तो वो मैं अच्छा करता था, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में मेरा उस टाइम इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं आया था कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ही करना है, कि उस टाइम तो कुछ हो ही रहा था ना यार। उस टाइम तो गेट होता था, गवर्नमेंट जॉब होती थी, पीएसयू, ये वो सब भाग गए इधर, ठीक है। तो ठीक है यार, मैंने भी उस टाइम 2008 में जब पास आउट हुआ, उस टाइम तो रेसेशन था, हैवी रेसेशन, जो कोरोना में नहीं है उससे भारी वाला रेसेशन 2008 में था। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो जॉब्स नाम पे कुछ भी नहीं था। शिप और मर्चेंट नेवी में इसलिए मिली थी जॉब क्योंकि वो काम चल रहा था, ठीक है। तो फिर आई हैव थॉट कि लेट्स डू एमबीए, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम फाइट किए, कुछ किया और करके एमबीए कर लिया मैंने, ठीक है। अब जब मैंने एमबीए कंप्लीट कर लिया, तो उसके साथ साथ हमारा क्या इंटर्नशिप होता था।
तो उस टाइम हमने रिसर्च की खूब। आई वेंट टू यूके ऑल्सो फॉर 6 months वीगन, एंड वहां जाके भी हमने इन्वॉल्व किया। तो यही पता लगा कि यार अब उस टाइम थोड़ा सीरियस हो गए थे यहाँ पे ना, तो पता लग गया कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल का है। अब जो चलेगा वो डिजिटल चलेगा। और उस टाइम ये फ्लिपकार्ट कुछ भी नहीं था, कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ था। ठीक है, आप हिस्ट्री में देख सकते हो, ये सब अभी लास्ट के 7-8 years में इन्वॉल्व हुआ है धीरे धीरे, है ना। अमेजोन भी था तो बुक्स बेच रहा था, कोई क्या बेच रहा था, कोई किसी को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं था। मगर जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हुआ, मोबाइल सबके हाथ में आने लगा, ठीक है, तो चीजें चेंज होने लगी। ठीक है, फिर जब मैंने अपना MBA कंप्लीट करने का, जब हमें पता लगा कि डिजिटल में ही है कैरियर, सब कुछ है, तो ठीक है, हमने तो यार चलो ट्राई करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स भी हमने उसी में किए, रिसर्च की, सब पता लगा कि भाई SEO क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एल्गोरिथम्स क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि देखो, आपके इंटरेस्ट के साथ ही चीजें बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि सब एवरीबॉडी इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, आपको अपने इंटरेस्ट को पकड़ना पड़ेगा कि अगर आपका कंटेंट राइटिंग अच्छा है तो आपको कंटेंट राइटिंग में ही धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग ऐसा नहीं खाली लिखने का ही काम है, कंटेंट राइटिंग में देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स इन कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है ना, तो वो भी अपन बात करेंगे अभी धीरे धीरे सब चीज की। तो उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिंदुस्तान टाइम्स, जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है इंडिया का, गुड़गांव में। ठीक है, तो उस टाइम उनका क्या एक डिजिटल विंग था। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने दे आस्क्ड मी कि यू वांट टू गो इन द कोर और डिजिटल, तो मैंने कहा भाई डिजिटल में जाना है। ठीक है ना, तो अब उस टाइम डिजिटल में उनके प्रोडक्ट बन रहे थे जो आप यूज करते होगा, shine.com, आपने सुना होगा, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदी हिंदुस्तान, ST कैंपस भी उनके प्रोडक्ट थे, देसी मार्टिनी, उस टाइम ये सब बन रहे थे। उस टाइम जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो एज अ प्रोडक्ट बनाने पे स्टार्ट हुआ था काम। जो बैकएंड बनते हैं ना प्रोडक्ट्स के, तो पहले प्रोडक्ट बनेगा फिर तो आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, राइट। तो जब मैं इतना कुछ सीख पाया, या कुछ भी मुझे ABCD भी आता है, तो वहीं से इवॉल्वमेंट हुआ कि भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, भाई करना कैसे है, पहली बात। ठीक है, तो उस टाइम प्रोडक्ट बन रहा था, ST कैंपस बन रहा था, आज वो बंद हो गया है, फिर उसके फाउंडर ने कॉलेज देखो खोल लिया है, तो वो अलग गेम है। मगर वो पहले वो प्रोडक्ट बन रहा था, तो उस प्रोडक्ट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो तो आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग का गेम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग ही बताओगे मुझे। रॉ मटेरियल, हाँ, रॉ मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, डिजाइन, आइडिया, Idea. राइट, एग्री एवरीबॉडी। तो उनका एक आइडिया था, ठीक है, कि भाई हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इसको आप समझना। तो इससे आपको सारे प्रोडक्ट, सारी चीजें, ई-कॉमर्स, ये वो सब समझ में आ जाएगा। जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे कोई प्रोडक्ट या चीज है, डिजिटल मार्केटिंग आप जो भी करोगे करियर में, वो कैसे बनती है। ठीक है, तो ये कॉलेज की इंफॉर्मेशन के लिए उनको एक वेबसाइट बनानी थी, उनका आइडिया ये था। तो आइडिया ये हो गया। अब पर्पस क्या था इसका, कि भाई इससे फायदा किस किस को होगा, राइट, स्टूडेंट्स को होगा फायदा भाई, क्योंकि उस टाइम एक शिक्षा.com चलता था पहले, जो हमारा कंपटीटर था। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं था मार्केट में, सेकंड ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। तो कॉलेज की भी हजारों इंफॉर्मेशन होती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। भाई आज कितने कॉलेजेस होंगे, आप कुछ बता सकते हो इंडिया में? तो उस टाइम जब डेटा रिसर्च और सब चीजें करवाई थी, तो 1 लाख थे। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज के मिला के। ठीक है, मतलब 1 लाख, और उसके अंदर कोर्सेज तो हजारों। नहीं समझे आप कि एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर तो 1000 कोर्स हो सकते हैं ना, क्यों आगे इंजीनियरिंग में ही अलग अलग ब्रांचेस होती है, राइट। तो इसका पर्पस ये था कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिले। भाई किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, एडमिशन खुली है क्या, ठीक है, क्या फीस होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, स्टूडेंट को हर इंफॉर्मेशन मिलेगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये एक बेसिक सॉल्यूशन हो गया। फिर हमारे एक क्वेश्चन था भाई कि ये
ये भी कर रहा है, जो कंपटीटर है वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, अलग क्या है? साफ बात है ना भाई। भाई आप आज फ्लिपकार्ट से सामान ले रहे हो तो दूसरा आ गया कोई, स्नैपकार्ट आ गया कोई, क्यों लोगे? या तो कुछ यूनिक हो, प्राइस कम दे रहा हो आपको, या डिलीवरी में फायदा दे रहा हो, कुछ भी। बाकी तो आप क्यों फ्लिपकार्ट क्यों छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। अमेजोन क्यों छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। प्राइसिंग मैटर है आपको और ये क्वालिटी मैटर है। तो इंफॉर्मेशन यहाँ भी मिली थी, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं था, खाली ये था कि भाई एक रिवाइज्ड वर्जन है, तो भाई हमने कहा ये चलेगा नहीं। ये सारी चीजें आप समझो, आपको ऑटोमेटिक हर चीज का आंसर मिलेगा। ठीक है, कभी भी आप किसी भी कंपनी के लिए काम करोगे, किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये पॉइंट्स आपको जीवन भर हेल्प करेंगे कि करना कैसे है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी कंपनी को चूज करने के लिए कि मैं 2 कंपनी का ऑफर है तो ये कंपनी चूज करूंगा, ये करूं, तो वो आपको एनालिसिस क्लियर होगा। ठीक है, तो जब, क्योंकि अभी आइडिया पे बात हो रही खाली, इसके बैकएंड में भी आपको टेक्निकल में मैं लेके जाऊंगा कि कैसे बनता है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब आपको पता लग गया यार ये इसके बाद इसके बाद, तो फिर इसमें नई चीजें आई कि यार मार्केट में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि, क्योंकि आपने अगर 10 कॉलेज में अप्लाई किया होगा तो आपको 10 अलग अलग फॉर्म भरने पड़े होंगे, राइट, और अलग अलग फीस देनी पड़ी होगी, राइट। अगर आपके पास ऐसा सॉल्यूशन होता कि आप एक ही बार फॉर्म भर लो और वही 10 कॉलेज में चला जाएगा और उसकी फीस भी बहुत कम होगी, तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म पे चला जाओगे? ऑब्वियस बात है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसी में जाओगे। तो वो प्लेटफॉर्म हमने इसके साथ इंटीग्रेट किया, माय कॉलेज फॉर्म करके। ठीक है, जो एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अब तो बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आइडिया इन्वॉल्व होता है, तो वो प्रोडक्ट बनता है, वो यूनिक होता है, फिर लोगों को उसका फायदा होता है। ठीक है, तो फिर जाके इस प्रोडक्ट में कंपेयर करते हो, और कंपेयर के बाद भी कभी कभी तो गलत रिजल्ट भी आते हैं यार। आप जो चाहते हो वही मिल जाता है क्या आपको? आज भी गूगल इतना परफेक्ट थोड़ी है, फेसबुक इतना परफेक्ट थोड़ी कि जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। वो तो जो कंटेंट है उसके हिसाब से आपको देगा, और कभी आप क्या सर्च करो मिल क्या जाएगा, वो भी होता है, क्योंकि अभी वो लर्निंग फेज में है। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, मतलब जो जो चीजें ऑनलाइन आ गई है उस पर परफेक्टली काम करता है। ठीक है, तो आपको ये सारे सिनेरियो समझने पड़ेंगे कि भाई रेलिवेंट अगर अपन यूजर लाएंगे यूजर के पेज पे तो वो काम होगा। ठीक है, मगर अब बाउंस रेट के और भी बहुत लफड़े हैं, है ना। खाली ये नहीं है खाली ये ना, कंटेंट सही है, अब कंडीशन क्या होगी कि वेबसाइट भी सही है, कंटेंट भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, तो भी बाउंस रेट हाई है। अब क्या लफड़ा है कि बताएगा? प्राइसिंग हो सकता है, चलो वो भी चलो सही है मान लिया। अब आउटडेटेड है नहीं, वो भी सब सही, सब सही। और बताओ थोड़ा आगे बढ़ लाइफ में, ज्यादातर कितनी बार आप बंद कर देते खोलते ही? मतलब और क्या क्या रीजन होते हैं आपके साइट बंद करने के? मेरे को ये बताओ। Website is very slow. हाँ, वेरी गुड, लोडिंग टाइम वेरी गुड। और बताओ यार, मतलब क्या करते नहीं कुछ? Website crash हो जाए। मोबाइल पे क्या करते हो फिर? वेबसाइट क्रैश हो जाए। हैं? इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, वो समझ गया। और बताओ थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड से सोचो, जैसे आपने लोडिंग स्पीड बताया, Crash और हो सोचो जाए। क्रैश हो जाती है, वेरी गुड। और वेरी गुड, रेस्पॉन्सिव नहीं है, वेरी User-friendly. रेलिवेंट आंसर। और यूजर फ्रेंडली नहीं है। हाँ, यूजर फ्रेंडली है, रेस्पॉन्सिव। तो अब आप बिल्कुल ट्रैक पे आए हो। ठीक है, तो ये चीज एक एनालिटिक्स वाले का काम होता है कि रीजन फाइंड आउट करना कि भाई जब मेरा प्रोडक्ट सही है, प्राइसिंग सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, इवन मेरी स्पीड भी सही है अगर, ठीक है, तो स्पीड एक बहुत बड़ा रीजन है जो अपन अलग से उस पर सेशन हो सकता है, वो अलग पूरा फंडा है। वो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, कहां पे थे अपन? बताओ बताओ भाई, क्या बात कर रहे हो, क्या है बताइए। हिंदुस्तान का बाउंस रेट है। बाउंस रेट से क्या? बाउंस रेट, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, झगड़ा ठीक है, तो अपन रेस्पॉन्सिव की बात कर रहे थे, यूआई की बात। देखो होता क्या है कि जैसे ये एक वेबसाइट है, ये आप समझो, ये टेक्निकल सबके लिए हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट बन गई, मगर अगर देखो अब इसके अंदर क्या पीछे टेक्नोलॉजी काम करती है, अलग अलग सीएसएस काम करती है, जावास्क्रिप्ट काम करती है। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, जेंगो, पाइथन, एचटीएमएल, पीएचपी।
बहुत सारी है, मतलब जो आप नाम लो XYZ, देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मगर जो ये चीज बनी है वेबसाइट, ये किस यूजर के लिए बनी है? मतलब भाई लैपटॉप वाले के लिए बनी है, डेस्कटॉप वाले के लिए बनी है, मोबाइल वालों के लिए बनी है? भाई अगर वेबसाइट ही सब कुछ काम कर रही थी तो फिर मोबाइल ऐप की क्या रिक्वायरमेंट आ रही थी? समवेयर समथिंग इज रॉन्ग ना, राइट? तभी तो मोबाइल ऐप आई, तभी तो अपने मोबाइल भर रहे हैं आजकल। अगर वेबसाइट ही ढंग की चल जाती तो वो टेक्नोलॉजी में अगर जाएंगे तो मैं आपको इसमें हर चीज की सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो तो फ्लिपकार्ट हाइड करके ऑप्शन एक आ गया है, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया फ्लिपकार्ट हाइड आप खोलोगे अगर मोबाइल पे तो वहां ऊपर एक शॉर्टकट का एक की आता है, ठीक है, वो सेव टू करता है। तो वो जो है वो वेब ऐप है, ये एक नई टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव वेब एप्स। विश लिस्टिंग, विश लिस्टिंग अलग है, विश लिस्टिंग अलग है। इसमें क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तो टेक्नोलॉजी का क्या फर्क है वो मैं आपको बताऊँ। तो जो आपका UI UX है, तो बहुत सारी वेबसाइट मोबाइल पे सही नहीं चलती है तो यूजर भाग जाता है, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग मोबाइल है, टैबलेट पे नहीं चलती है किसी के, आईफोन पे नहीं चलती है किसी के, आईपैड पे नहीं चलती है। दे आर जितने वैसे आप सोच नहीं सकते ना, उतने आपको एनालिटिक्स में दिख जाएंगे पीछे। हम लोग जब यूज करते थे ना, मतलब तो ऐसे ऐसे आते थे कि हम पागल हो जाते थे, ठीक है। और वहीं से रियल एक बेसिक एनालिटिक्स की दुनिया चालू होती है कि भाई अगर आपको अपनी वेबसाइट है जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और वो कस्टम मेड है, भाई आप लोग एक थीम उठा के वेबसाइट बनाने काम चल रहा है वो अलग बात है, मगर आपका डेवलपर है, आपका डिजाइनर है इन हाउस और आपने वो वेबसाइट बनाई है, तो वो सारे एरर रिजॉल्व होने चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। तो जब तक यूजर को प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, यूजर एंटर नहीं कर पाएगा, आपकी स्पीड फास्ट नहीं होगी, तो वो बंद कर देगा। समझ में आ गई बात? तो ये जो सारे पैरामीटर्स जो पीछे आपको कौन देता है? आपको एनालिटिक्स देता है। आधी बात समझ में? तो एनालिटिक्स में जब आप देखोगे गेम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप उसके अंदर से अंदर झाते जाओगे। फिर जरूरी थोड़ी कि जो पेज वेबसाइट है वो एक ही पेज की है, तो हजारों पेज की है ना, किस पेज पे प्रॉब्लम है वो कौन बताएगा? एनालिटिक्स बताएगा। तो आपको डेटा देखने आना चाहिए कि उसकी बाउंस रेट क्या है, टाइम ऑन साइट क्या है, लोडिंग टाइम क्या है, सो मेनी फैक्टर्स, ठीक है। तो होपफुली आपको एक एनालिटिक्स और एडवांस एनालिटिक्स में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार देखो, तो मैं अपनी कहानी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस भी, टाइम कम है अपने लोगों के पास, तो मैं अपनी कहानी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। कहानी के साथ चीजें भी कवर हो गई काफी और भी हो जाएगी। तो यार देखो, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, कॉलेज का प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, कॉलेज की साइटें चल रही है। अब देखो होता क्या है, जब ये प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट का क्या होता है? फ्रंट एंड होता है, जो किसको दिखता है? अपन लोगों को दिखता है, यूजर को दिखता है, ठीक है। मगर इसके पीछे जो काम हो रहा है बैक एंड भी तो होता है। आप समझो, एक तो साइट होती है स्टैटिक क्या होती है? HTML का एक पेज होता है, क्या होगा किसी ने, क्या किसी को आइडिया होगा? उसमें चेंज करना है तो एक एक लाइन जाके चेंज करनी पड़ती है, पीछे जो कोड जाओ, फिर पूरा कोड अपलोड करो, साइट क्रैश हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो एरर चलते रहते हैं। मगर एक होती है डायनेमिक, ठीक है, वो होती है CMS बेस्ड, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी ये साइट बनी हुई है ना, उसकी पूरी मॉनिटरिंग बैकएंड से होती है। तो कुछ भी अगर छोटा सा मुझे चेंज करना है तो साइट अपलोड नहीं करनी है, मैं CMS में चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो कोई लोड नहीं पड़ेगा साइट पे, पूरा कोड अपलोड नहीं करना पड़ेगा मेरे को। और समझो, तो इसी की जो CMS बनाते हैं, इसलिए डेवलपमेंट वाले, IT वाले, सर्वर वाले, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और उनको इनपुट कौन देता है? एनालिटिक्स वाला है, डिजिटल मार्केटिंग वाला। क्योंकि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल करना है तो आपको इन सब के ऊपर होना पड़ेगा। वो कैसे हो गया? आप नॉलेज से हो गए। विदाउट नॉलेज नोबडी विल एंटरटेन यू, सिंपल सी बात है। अगर इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है तो नॉलेज होना जरूरी है, और आपके डेटा पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो। मार्केट में सब टूल्स अवेलेबल है जो आपको डेटा देंगे। समझ में आ रही बात आपको कि भाई किस चीज पे आप बोलना चाहते हो? तो ये बैकएंड बन गया, इसका फ्रंट एंड बन गया, साइट चल रही है, फिर इधर से जो डेटा आ रहा है उसका एक LMS होता है, जो भी लीड आ रही है, ये बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, खाली वेबसाइट ये बड़ी चीज ऐसे नहीं चलती है। आज जैसा कोई अमेजोन पे किसी ने प्रोडक्ट बेचे हैं,
भेजे आपने? I worked in a company where I used to handle that business account. बैकएंड उसका बैकएंड होता है ना, हाँ। आपका लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, अलग से होता है। अलग से होता है, हाँ। उसका कोई लेना देना नहीं यूजर से। नहीं। जैसा जो एक एलएमएस आपने देखा वैसे हजारों तरीके के एलएमएस चल रहे हैं जो अलग अलग यूजर को काम कर रहे हैं, डिलीवरी हो रही है उसकी प्रोडक्ट की। आप समझो आजकल आप आता है मोबाइल पे आता है वो करने, आपने साइन किया, ओके कर दिया, ओटीपी दिया, हुआ क्या? सिस्टम में कहीं एंट्री तो हो रही है, Data। वो कैसे हो रही है? वो एक एलएमएस के थ्रू हो रही है। इन सबके पास अपना एलएमएस है डिजिटल। हाँ, एक एलएमएस है ना आपके पास, तो भाई वो डेटा एंट्री हो रही है आपकी पीछे वर्चुअली। आज जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, ठीक है, तो वो आपको एक इंटरफेस दिया हुआ है कि आप इस प्रोडक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, समझे? तो ये तो कंटेंट के लिए हो गया, ये यूजर के लिए हो गया, और वेंडर के लिए हो गया, अलग अलग चीजों के लिए। ये पूरी बैकएंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ऐसे नहीं बनता कोई प्रोडक्ट। एक बड़ा छोटा मोटा एक पेज की साइट वो अलग बात है, आपको एक बड़ा प्रोडक्ट बड़े लेवल पे काम करना, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि यू नो हाउ टू यूज इट, दे विल ट्रेन यू। कोई भी कंपनी होगी तो, और आप जब बोलोगे तो उनको लगेगा कि हाँ दे नो समथिंग ऑफ द रियल इंडस्ट्री। आई बात समझ में? तो ये जो कितने जितने भी एलएमएस थे, सीएमएस थे, जो बैकएंड में थे, वो हमने बनवाए थे, तो पूरा प्रोडक्ट जाके कंप्लीट हुआ था। अब चैलेंज क्या था कि भाई मार्केटिंग करनी है इसकी, तो अखबार से तो हो ही नहीं थी, पर डिजिटल मार्केटिंग करनी, क्योंकि वो इवॉल्व हो रहा था। तो मैं कैसे आया डिजिटल मार्केटिंग में वो आप बताओ। वैसे तो मैं ऑलकुट और उससे आ गया था 5 साल पहले ही, पर मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं था यार। देखो साफ बात है, पर जब ये प्रोडक्ट बनाया एक एक, जिसमें मतलब आप जब बैकएंड में सीखे हो तो इसमें 1000 तरह के फील्ड होते हैं, जो आपने मेटा टैग्स ये वो जो भी आपने पढ़े होंगे, उन सबके फील्ड होते हैं बैकएंड में, ठीक है? तो वो मेरा जो बॉस थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे कहा यार प्रोडक्ट तो बन गया, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने, हमारा 5 साल का टारगेट था, हमने तो 1 साल में कंप्लीट कर दिया, ठीक है? तो अभी बोले और मैं मतलब उन्होंने कहा यार अब कुछ करना है इस पे, तो एसईओ के लिए बंदे चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए, पूरी टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो हम तो कोर लोग थे, तो मैंने कहा यार मैं कर लूंगा, ठीक है? अब मैंने क्यों बोला था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि ना मेरे को उस टाइम छुट्टियां नहीं मिल रही थी, तो मेरे को चाहिए थी छुट्टी, और वो लोग मैं लर्निंग के लिए तो छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है? तो मैंने उन्होंने कहा तू कर लेगा, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा एसईओ। अब बोलो एड भी लगा दूंगा, सब कर दूंगा मैं। तो बोले तो बोले क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है ना? तो पढ़ने के लिए चाहिए ना यार, पढ़ूंगा करूंगा रियल टाइम में करूंगा, तो 15 दिन तो बहुत कम है, कोई बड़ी चीज थोड़ी थी उनके लिए, मतलब। तो मेरे को छुट्टी चाहिए थी घर आने के लिए, मुझे घर आने की छुट्टी नहीं मिल रही थी, और मुझे साथ में डिजिटल मार्केटिंग मेरा कैरियर भी मेरे साथ आ रहा था। उस टाइम मैं सीरियस नहीं था, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। जब मैंने ये किया, जब मैंने तो उस टाइम में प्रोडक्ट सब बना लिया, वो काम सब से रात की 12, 1, 2 वो सब बजाई हमने, वो कोई चीज नहीं। मगर डिजिटल मार्केटिंग में कैसे रियल एंट्री हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो उस टाइम क्या इस पे मतलब आ गया, घर आ गया, छुट्टियां बने, सब कुछ हुआ। जाने के 5 दिन बचे, अब लग रहा था डर कि यार बॉस पूछेंगे क्या सीख के आया, अब क्या प्लान है? भाई वहां तो देखो इंडस्ट्री में तो ये कहा था क्या प्लान है, कैसे करोगे, ये टारगेट है 1 लाख लोग लेके आने साइट पे, कैसे लाओगे, ठीक है? तो यार कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं, डर लग रहा। अब चलो कुछ करते हैं, कुछ हमारे तो देखो नील पटेल जागृत नहीं हुए थे, बाद में आए थे, नील पटेल भी बाद में आए थे, मगर अब कुछ बुक्स थी। सब आपको यहाँ पे नील पटेल ही बोल रहे थे। चलो यार अच्छा है, नील पटेल, ठीक है, कोई बनेंगे तो आप लोग भी साथ में ग्रुप रहेंगे। तो क्या बोलते हैं, तो यार बुक्स थी कुछ, और गूगल के ऑनलाइन कुछ पीडीएफ्स थी, स्टार्टर गाइड। आप भी आज भी आप देखोगे एसईओ की एक स्टार्टर गाइड मिलेगी आपको गूगल की, ठीक है? और जितना भी आप पढ़ोगे कहीं भी आपको 200 फैक्टर्स है एसईओ के, मगर कोई भी आपको बताएगा नहीं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने कहा ओखली में सर तो दे दिया, मतलब हाँ तो बोल के आ गए, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मैंने तो ओएसटी हो रहा है, मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, फिर 2 दिन 3 दिन लगे, कुछ करा तो बेसिक समझ में आने लग गया,
मेटा टाइटल क्या है, मेटा टेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या वो क्या कैसे क्या कर घुरा के कुछ ना कुछ कहानी की खिचड़ी बना के पहुंच गए कि भाई बॉस रेडी है, कर लेंगे अपन तो, ठीक है। बोले कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो फिर धीरे धीरे तो कुछ स्टडी की थी, ऐसी बात नहीं थी। तो मैंने कहा देखो बहुत सिलेबस में पहले काम होगा, ठीक है। ये सारे फील्ड्स की लिस्ट है, मेटा टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, जो भी था उस टाइम कीवर्ड भी चलते थे, तो आपके कीवर्ड भी बंद हो गए, ठीक है। कीवर्ड्स, उसकी लेंथ, ये वो एक पूरा चिट्ठा बना के देंगे सिलेबस में डालो। मुझे लगता है ये काम होने में 10-20 दिन लगेगा, अब तक अपन और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उनको टेक्निकली बिजी किया मैंने कि भाई ये आप बैकएंड में डालो, जब तक मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कीवर्ड रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट। तो बोले कीवर्ड रिसर्च क्यों करेगा, तो मैंने कहा देखो बस एक पेज पे ट्रैफिक नहीं आएगा, ये आपकी 50,000 पेज की साइट है, तो 50,000 तरह की कीवर्ड निकालने पड़ेंगे। और मैंने कहा ये सालों का काम है, एक दिन का काम नहीं है। मैं एक दिन में आदमी खाली 30 से 40 कीवर्ड निकाल सकता है, रेलिवेंट, वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वो बहुत गणित होती है उसमें। बोले हाँ यार बात तो सही है, कर तू कर। तो बंदे कितने, 5 बंदे चाहिए मुझे बंदे आएंगे तो कोई ना कोई कुछ तो सिखा हुआ आएगा यार, ठीक है। तो यार वो जो चीज थी, मतलब जब करना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक एक इंटरेस्ट बिल्ड होता गया, मतलब कमिटमेंट कर दिया किसी को तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मतलब ठीक है घर के लिए टाइम था, मुझे जो जॉब थी जॉब के लिए टाइम था, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब उसमें दे फिर उसके लिए स्टडी करता था खुद, कभी ऑनलाइन क्या निकाला। फिर सबसे जो मुझे माइन्यूट चीज समझ में आई एंड में, वो क्या था, कंपेटिटर एनालिसिस। ये चीज आप अगर दिमाग में बिठा लो, कंपेटिटर एनालिसिस, तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। यू हैव टू फॉलो योर कंपेटिटर बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग, यू विल बिकम नंबर 1 ऑन डे। सिंपल सी गणित है, मैं ये पूरा समरी बता रहा हूँ इस चीज की। आप ये करो वो करो, वो सबको पता है यार, बेसिक सब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मगर गेम क्या है, या तो आप कोई चीज पूरी यूनिक कर रहे हो, जिसका मार्केट में कोई अस्तित्व नहीं है ऑनलाइन, तो अलग बात हो गई, फिर तो आपकी इच्छा हो कैसे करो। मगर जब आप कोई जनरल स्टोर खोल रहे हो, कोई भी नई चीज जो ऑलरेडी कंपटीटर है मार्केट में, तो आपको उससे बेटर करना है। या तो टेक्नोलॉजी हो, कंटेंट हो, आपका सोशल मीडिया हो, एसईओ हो, कुछ भी यार, XYZ, कोई भी चीज आपको करनी, उससे बेटर करनी है आपको, उसका एनालिसिस करना आना चाहिए आपको, मैनुअल ऑडिट करने आनी चाहिए, डिजिटल ऑडिट करने आनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू शुड नो, ठीक है। तो वो चीज जब आप समझ जाओगे तो आप नंबर 1 बन जाओगे। मुस्तफा और मैं जब कांटेक्ट में आए थे तो उस टाइम woodenstreet.com बन रहा था, आप लोगों ने सुना होगा वुडन स्ट्रीट, राइट। तो उसको बनाने वाले आदमी है, मतलब उसको जीरो से उसके जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, उनको भी कॉन्फिडेंस है ताकि चलेगा ही चलेगा। 10 बार आके हमसे पूछते थे यार एक बंद तो नहीं हो जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, मैंने कहा यार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होता हो जाएगा। आज 10 करोड़ प्लस मंथली सेल है, ठीक है। तो वो उसका जो, क्योंकि हमें यार कॉन्फिडेंस था कि भाई प्रोडक्ट बनाया है, ई कॉमर्स है, कोई प्रोसेस पता होना चाहिए, हमेशा आपका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज का, कोई भी काम करने का। आज आप यहाँ आए हो, यहाँ बैठे हो, तो इसके पीछे 10 काम करके आए ना, अपने बाल बनाए के, अपना मुंह धो के आए, क्रीम लगा के आए, कपड़े पहन के आए, या पॉलिश करके आए, परफ्यूम लगा, कुछ भी गाड़ी में पेट्रोल प्रोसेस है ना। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी चीज सीखनी है, उसका एक प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, लर्निंग। और आगे आपको बढ़ना है तो अपने कंपटीटर की टांग पकड़ लो, आप पहुंच जाओगे आगे। मगर आपको फैक्टर्स सारे क्लियर होने, जो आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक, जो आपका, कि मैंने आपका टेबल ऑफ कंटेंट देखा, इज वेरी गुड, वेरी यूनिक, जो मार्केट में नहीं है। कि मार्केट में उतनी रियल टाइम वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई छाप रहे खाली बस। DSM यहाँ था, बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो सक्सेस नहीं दे पाया। जो कुणाल है, जब हम हिंदुस्तान आए ना, हमारे सामने उसने खोला था वहां पे, यहाँ पे आपके जो वो, अरे वो टावर है ना दिल्ली का है, वो याद नहीं रहा मुझे, मतलब नहीं एक वो एक अच्छा मॉन्यूमेंट है यार, कुतुब मीनार के पास खोला था उन्होंने, ठीक है। कुतुब मीनार के पास ही जो कॉलोनी है माली नगर, वहां उन्होंने खोला था पहला सेंटर। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि भाई आप आओ, देखो क्या है, गाइड करो। तो हमने कहा था यार मॉडल समझ में नहीं आ रहा है उनको, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
उस टाइम खाली क्या होता था, एफिलिएट मार्केटिंग होती थी, है ना। आप लोगों को भी क्वेश्चन दिया इसमें, एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में उस टाइम अलग सिनेरियो था। आज तो किसी का भी ब्लॉग चल रहा है, उस टाइम कोई ब्लॉगिंग नहीं होती थी, कंटेंट नहीं होता था। आज आप एक पत्थर मारो 1000 कंटेंट मिल जाएंगे। आप एक लाइन डाल दो खाली गूगल पे, उसके 1000 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप पागल हो जाओगे आप भी, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उस टाइम जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो कर दिया, तो वो एड लगा के पैसे कमा लिए। समझ में आ रही बात। आज भी आप देखोगे तो आजकल इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग चल रही है, जो एक ऑनेस्ट वर्ड है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। क्या है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, कोई बताया? For example, we give our product to some influential people who are already exist on the social media, and they do the advertising and marketing of that product, and then the customers tend to buy those products. क्या समझ में आया किसी कुछ? हाँ? और सिंप्लीफाई करा है कोई? आपका सही है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करो कोई। उस पर्सन के थ्रू किसी चीज को मार्केट करना जिसकी ऑलरेडी मार्केट में रीच बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है। अब देखो मैं आपको रियल टाइम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यू वर्जन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे समझो कि भाई आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ट्विटर कर रहे हो, ठीक है। आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। तो फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कोई उदयपुर का एक लोकल सेलिब्रिटी हो गया, आप इस तरह से समझो इसको, ठीक है। विराट कोहली तक बातें पहुंचेंगे, पहले लोकल से स्टार्ट करते हैं। तो उदयपुर का कोई सेलिब्रिटी जिसको आप सब जानते हो, कोई भी एक्साइटेड, आई डोंट नो यार, कोई भी आपका नेता हो सकता है, या कोई भी कोई अच्छा सोशल एक्टिविस्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको सब जानते हैं। अब वो आप सब फॉलो करते हो। अब उसने कुछ चीज बताया कि यार ये कोरोना की जो ये आयुर्वेदिक दवाई है ये बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई की, 5 लोग ठीक हो गए, आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? इन्फ्लुएंस हो गया, एफिलिएट हो, कुछ भी बोलो आप, नाम चेंज हो रहा है जनरेशन के साथ, क्योंकि धंधा क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना। मेरे को 1000 लोग जानते हैं, मैंने डाल दिया, 50 लोग ने भी खरीदा, उनको तो बेनिफिट हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। देखो इसमें एक गेम ये भी है, ये तो मेरी इज्जत जाएगी। अब ये समझो, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि जो लोग करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, हर कोई हर कुछ नहीं करता है ना, सोच समझ के करते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत चाहिए होती है, क्योंकि सोशल पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैसा एक जगह और इज्जत एक जगह, ठीक है। अगर अमिताभ बच्चन को आप देखोगे तो वो अपने प्रोडक्ट बहुत वाइजली चूज करते हैं। अमिताभ बच्चन जी अगर आप देखोगे तो उनको प्रोडक्ट की जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट में आपको कोई क्वालिटी मिलेगी, तो वो हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कुछ भी, तो जो भी डेटा है, मतलब एक तरह से है तो डेटा ही है ना, उस डेटा को यूज करते हुए आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो निश वे में, ठीक है। अब जैसे कोई स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट मुझे बेचने हैं, ठीक है, मैंने विराट कोहली से टाई अप कर लिया, मैं स्पोर्ट्स कंपनी हूँ, ठीक है। मैं यहाँ भाई विराट भाई ये बेचना है, ये बैट है और ये पैड है, आप पहन के एक बार कुछ दिखा दो, बोल दो कि भैया बहुत बढ़िया है, ऐसा वैसा, उसको कोई टेंशन नहीं ना, वो यूज करके देखा, क्रिकेटर है वो अगर बोल देगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, समझ में आ गया। उसी तरह से अगर कोई स्टेट प्लेयर है या कोई नीचे के प्लेयर्स हैं, वो भी बोलेंगे तब भी बिकेगा। तो हर लेवल पे ये होता है। तो ये क्या, जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या कुछ है, तो जिनकी सेलिब्रिटीज की बेटी है या कोई बेटा है कुछ है, तो उनमें ये इन्फ्लुएंस मार्केटिंग बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि उनका एक फेम बना हुआ होता है और उस फेम से वो चीज चलती रहती है, ठीक है। या आपकी कोई निश है, आपकी कोई कैपेबिलिटी है, समझो मेरी बात, कि भाई आपकी कैपेबिलिटी ब्यूटी है ना भाई, यू आर एक्सपर्ट ऑफ ब्यूटी में, आपको अपना एरोमा कैसे निखारना है, आपको अपने हेयर्स कैसे अच्छे करने, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डालोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा। कोई बॉडी बिल्डर है, आप लोगों में से कोई अच्छा या मिलने वाला, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो चैंपियन है, राजस्थान जीत गया, इंडिया जीत गया, वो अगर कुछ प्रोटीन के प्रोडक्ट से कुछ डालेगा तो आप लोग यूज करोगे यार, क्या भाई जीत रहा है, बना रहा है, तो अच्छे बन रहा होगा, बेनिफिट उसको भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। तो ये न्यू वे ऑफ एफिलिएट इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, एक न्यू जनरेशन है, 6 से बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो यार जर्नी यहीं पे रोकते हैं, कोई जर्नी बहुत बड़ी है, ठीक है, जर्नी खत्म होगी नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं
और मतलब जो पेपर में है वो तो आप पूछ ही लो, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, जिससे कि मतलब आपको आगे ग्रो करने में कोई रुकावट नहीं आए। ठीक है, तो वन बाय वन यू कैन आस्क, और क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्योंकि उसका पहला आंसर आप लोगों के बीच में से आएगा, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है वो पूछना स्टार्ट करे, और आंसर भी आप लोगों को बीच में से देना है। ठीक है, हाँ पूछो कुछ। क्लाइंट कम्स के बिजनेस में ऑलरेडी सेटअप है, सब कुछ उसने डाल दिया है, पैसा डाल दिया, सब कुछ दिख रहा है, बट जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसको किस तरह से उसको उस टाइम पे बताना चाहिए? मैंने देखो ये कॉमन क्वेश्चन है ना, कोई बताना चाहेगा आंसर? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई आंसर है किसी के पास? हाँ, जोर से बोलो यार। बोलो। जय माता दी भी बोल सकते हो, बाकी आंसर भी देना है। बोलो। I guess कि gap analysis के through पता चलता है कि कहाँ पर हम gap कर रहे हैं। किसका गैप देखोगे? जैसे एनालिटिक्स आपने बताया था ना, हाँ, तो उसी के थ्रू हम आज कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, किस रीजन से लोग नहीं आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, गैप थोड़ा मतलब आप एग्री कर रहे हो? तो कुछ समझ में आ रहा है? तो गैप की जगह बेटर वर्ड इज कंपटीटर एनालिसिस। ठीक है ना भाई, गैप कहाँ करोगे आप? पहले क्या देखो, जो भी प्रोडक्ट देखो इसने लिखा हुआ हटाया नहीं मैंने ना, फिर इसी से दुनिया चालू होती है, इसी से खत्म होती है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, देखो कोई भी क्लाइंट आया, ठीक है, तो ये या तो क्लाइंट की अपनी प्रॉब्लम्स होगी तो वो आपको बताएगा भाई प्रॉब्लम क्या है, देखो मुद्दे की बात करते हैं। बिजनेस चाहिए भैया, धंधा नहीं आ रहा है, सबके यही चाहिए, सबको यही चाहिए भाई, है ना, जो भी रोज में बिजनेस माइंडेड होगा, बिजनेस इज द मेन गेम। ठीक है, बिजनेस में ये है कि भाई आप अगर उसको सर्विस दे रहे हो तो आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। पहले आप समझो कि गैप एनालिसिस करना है, कंपटीटिव एनालिसिस करना है, तो क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए कि भाई आपका बिजनेस क्या करते हो, आप बिजनेस है क्या आपका, फिर हमको समझने आप समझाओ पहले। ठीक है, क्या बिजनेस है, कि क्या क्या आपकी लोकेशन है जहां जहां आप टारगेट कर रहे हो, ऑडियंस किस टाइप की है, यूएसपी क्या है? यूएसपी क्या है, ठीक है, और कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, अगर आप देखते हो कोई कंपटीटर है कि नहीं है, इस तरह से आप एक पूरी लिस्ट बनाओ पहले, उससे आंसर लो। नहीं आ रहा उसको कोई टेंशन नहीं है, फिर अपन सजेस्ट करेंगे उसको, देख देखो नहीं पता है देखो, तू हमको इस चीज के पैसे दे रहा है कि हम तेरे को बता रहे हैं कि तेरा टारगेट ये होना चाहिए, तेरी लोकेशंस ये होनी चाहिए। ठीक है, आपके यूएसपीज नहीं है तो कंपटीटर के अकॉर्डिंग आपको ये यूएसपीज डालनी चाहिए, वो बताते तो अच्छी बात है, नहीं बताते तो देखो और कंपटीटर्स ये है। तो जब आपके पास इन चीजों का एक शॉर्ट एनालिसिस होगा, शॉर्ट एनालिसिस पता है सबको, तो ये आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार करके देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल दो आपके कोई क्लाइंट का, रेट टाइम बात करते हैं, तो कोई भी जो भी क्लाइंट किस टाइप का क्लाइंट है, स्पीकर्स किस टाइप के, high end speakers starting from the range of 40-50. हाई एंड में घर के, बाहर के, बड़े छोटे, Home speakers. होम स्पीकर स्पेसिफिक बात करते हैं। ठीक है, तो होम स्पीकर्स वाला क्लाइंट है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है कि खाली मतलब रिटेलर है, क्या है ये, मतलब सप्लायर है, क्या है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। नहीं. ठीक है, तो ये सप्लायर है। ठीक है, अब ये किस किस कंपनी का सप्लायर है, Bose, Marshall. मतलब ये तो किसी के भी बेच सकता है ना, इसके बाद कोई कमी नहीं है मतलब। ठीक है, ठीक है, इसमें भी आप वेराइटी कर सकते हो कि भाई मतलब लग्जरी वाले या हाई एंड, मतलब ठीक है, तो ये आपके यूएसपी हो सकती है पहली चीज। तो भाई इसकी अब स्ट्रेंथ क्या है इस सप्लायर की, कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, एग्री, एवरीबॉडी एग्री, भाई क्वालिटी अच्छी है बहुत, है ना, ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या हो सकती है, कौन बताएगा? रेट हो सकती है, वो रेट कब होगी,
अगर टारगेट ऑडियंस बहुत वाइड होगा तो रेट होगी। तो रेट होगी सिर्फ। देखो आप समझो हर चीज को, कोई जब आप हर आंसर को हर चीज से समझोगे तो आप बेटर वे में सॉल्यूशन दे पाओगे। तो भाई प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है तो उसका वीकनेस ये है जो आपने बोला, प्राइस इज अ वीकनेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। मगर उसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। तो वो अगर वो डेटा देगा तो अपन एनालिसिस करेंगे। वीकनेस और क्या हो सकती है कि नॉट टारगेटिंग राइट ऑडियंस, हो सकती है ना ये, तभी तो नहीं दिख रहा है, ये वीकनेस हो सकती है ना यार। मतलब इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, नहीं मिलती, सब जगह नहीं मिलती, इनके यहाँ मिल जाती है अपन को। ठीक है, ये आप अवेलेबिलिटी एक अपॉर्चुनिटी बता सकते हो। और नेटवर्किंग, मार्केटिंग, नेटवर्क है, वो सप्लायर है ऑलरेडी, वो और नीचे से सप्लायर बनाएगा ऐसा कि उसकी ऑलरेडी सप्लायर्स है ऐसा। नहीं जैसे गेटिंग द राइट कस्टमर्स, मतलब जहाँ पे नीड है वहाँ पे बिल्डिंग द नेटवर्किंग फ्रॉम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। बट हमने वीकनेस में डाला है ना उसको। सर्विसेज, ये तो टारगेट ऑडियंस का ना। देखो ये जो आप जो आपस में आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको जब क्लाइंट पे आप काम कर रहे हो, इनका सॉल्यूशन जब मिल जाएगा ना तो आप उसको ढंग से सॉल्यूशन दे पाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये करवाने का पर्पस ही यही है कि आपका थॉट प्रोसेस खुले, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आप बोल रहे हो अवेलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है? डिलीवरी सर्विसेज, हाँ? आफ्टर डिलीवरी सर्विसेज, आफ्टर डिलीवरी सर्विस हो सकती है कि भाई जब क्वालिटी अच्छी है तो सर्विस अच्छी दे रहा है वो, तो सर्विस बहुत अच्छी है, वारंटी बहुत अच्छी है, 5 साल की वारंटी, 10 साल की, कुछ भी ऐसा, ठीक है। इंडिया में आपके घर पे फ्री। ट्रेंड क्या हो सकते हैं? ऑब्वियस बात है, कॉम्पिटिटिव ट्रेंड है ना, तो तभी तो सिखाते कि भाई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है। समझ मेरी बात? जब आपको शॉर्ट से समरी क्या निकली, समरी और कोई पॉइंट नहीं ऐड करना चाहता कि देखो स्ट्रेंथ क्या हो गया भाई, ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, मजबूत ब्रांड है, भरोसेमंद ब्रांड है, महंगा, मतलब महंगा भी है, क्वालिटी भी है, सर्विस भी है, बढ़िया ब्रांड है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वीकनेसेस क्या हो सकती है? प्राइस हो सकती है, कंपटीटर की वजह से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप इसको समझो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो राइट वे में मार्केट हो रहा है क्या, आप राइट यूजर तक पहुंच पा रहे हो क्या? भाई जब वो इतना अच्छी क्वालिटी और वारंटी दे रहा तो प्राइस में भी प्ले कर सकता है ना, क्यों नहीं प्ले कर सकता है? आप ये सोचो, जब वो मार्केट में प्रोडक्ट निकाल रहा है तो उसके पहले वहां अंदर भी शॉर्ट होकर प्रोडक्ट बाहर आता है। वो पागल नहीं कि हर कोई प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे। आप ये समझो, अगर जो बड़ी कंपनी है तो वो वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट निकालेगी जो हर प्राइस में सेट होगी। अगर उसका टारगेट मास है तो सस्ता प्रोडक्ट भी होगा, आप अगर उसका महंगा है तो महंगा भी होगा। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे इस जो मैंने आपको बोला एक कंपनी का? हाँ जोर से बोला यार। सैमसंग। हाँ ऑब्वियसली बात है, सैमसंग। भाई सस्ते से सस्ता फोन अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी में, और हाई एंड में महंगे से महंगा फोन अवेलेबल है। कंपनी क्या है? सैमसंग, राइट? गलत थोड़ी है, खुल के बोला यार। तो सैमसंग जो कंपनी है वो आपको हर लेवल पे करके दे रही है, राइट? तो भाई यहाँ पे खाली जो चैलेंज आता है वो उसका मार्केटिंग का है कि वो जो राइट वे में, अगर ये सप्लायर है तो भाई कितना बड़ा सप्लायर है वो अलग बात है कि इंडिया लेवल पे सप्लाई कर रहा है, उदयपुर लेवल पे कर रहा है, मावली लेवल पे कर रहा है, या कहाँ कर रहा है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के सप्लायर के लेवल पे। मगर उसके जब उस लेवल पे भी वो जा रहा है तो उसके लेवल पे उसको क्या क्या चीजें चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि भाई जब उसकी प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसको टारगेटिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर लोकल उदयपुर एरिया में कर रहा है तो जो लोकल प्रिंट मीडिया है कुछ उसकी हेल्प ले। फेसबुक है अगर आपका तो फेसबुक के लोकल एड्स लगाएं, ठीक है। गूगल के भी लोकल एड्स लगते हैं, गूगल की लोकल लिस्टिंग करें। देयर आर सो मेनी वेज टू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। उसका बजट है तो हर चीज हो सकती है। भाई एट द एंड ये सब आपने कर लिया, बोले मेरे पास तो 5,000 रुपए ही है, तो भाई 5,000 रुपए के हिसाब से क्या होगा ना? आप समझो मेरी बात। वो बोले मेरा महीने का 50,000 का बजट है, 1 लाख का बजट है, 2 लाख का बजट, तो उसके हिसाब से पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनेगी। आप ये चीज भी समझो, जब आप रियल टाइम में जाओगे ना तो जब आप क्लाइंट को एंटरटेन करते रहोगे, एंड वाले में बजट कितना है,
मारो तो 5,000 ही है, 5,000 से आ रहा हूँ। तो देखो ये आपको पहले से स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपका बजट का क्या लेवल है, आपका आरओआई कितनी है, ठीक है, आपका सेल्स कितना जा रहा है, आपको अपनी सेल्स कितने % हाई करनी है। 1 करोड़ की सेल होगी तो मुझे 2 करोड़ करनी है, कर लेंगे मगर आपकी अभी आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है, तो मार्केटिंग स्पेंड भी बढ़ाना पड़ेगा और आपकी पूरी ऑडिट होगी। आपको कुछ भी आप करते हो डिजिटल में, तो ये ऑडिट और कंप्यूटर एनालिसिस को दिमाग में बिठा लो, नहीं समझे आप? ये आपने अगर बिठा ली तो आपका कैरियर सक्सेसफुल है। फिर आप क्योंकि ऑडिट क्यों करनी है, अगर कोई एग्जिस्टिंग ये जो स्पीकर सप्लायर वाला है कुछ भी काम कर रहा है तो उसके अगर ऐड चल रहे हैं, फेसबुक के ऐड चल रहे हैं, गूगल के ऐड चल रहे हैं, तो वो एनालिसिस भी तो करने पड़ेंगे कि सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं, सही रीच है। ठीक है। कोई बॉश कीवर्ड यूज कर रहा है तो उसको बॉश वाले दिखाओ, इसके पास जो माल है वो वही दिखाओ। अब वो बोल रहा है कि भाई अविवा का चाहिए मेरे को, तो सपोज कोई कंपनी यार मुझे याद नहीं आई, सोनी का चाहिए, ठीक है, सोनी का स्पीकर चाहिए, आ रहा है बॉश, वो लेगा थोड़ी यार, तो स्पेसिफिक वाली यार, तो नेगेटिव कीवर्ड में तो फिल्टर होने चाहिए। आप समझो मेरी बात? तो वो पूरी माइन्यूट ऑडिट होगी उसकी कैंपेन्स की, ठीक है। तो जब भी आप क्लाइंट को एंटरटेन कर रहे हो तो उसको क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि 5 चीजें आप एक्स्ट्रा जानते हो उससे, आप उसको नई चीज दे सकते हो, तो वो आपके पास आएगा। जो मार्केट में चल रहा है खाली कि मतलब हाँ कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, उसको भी तो बताओ। उसको बोलो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले आपका ऑडिट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देंगे। सेल्स तो आपकी बढ़ेगी, मगर ये सारा जो हमारा प्रोसेस है, इसलिए मैंने क्या बोला, प्रोसेस क्लियर रखो अपना। क्लाइंट को भी बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बोलो ये हमारी 10 चीजें हैं, इस 10 चीज में आप फुलफिलमेंट हो जाएगा तो हम आपको अच्छे से सर्विस दे देंगे। तो फिर कैसे क्लाइंट है 5,000 वाले, क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एज ए इंडिविजुअल लेवल पे, फ्रीलांसिंग लेवल पे इट्स ओके इफ यू आर टेकिंग इट, मगर आप 5 लोग काम कर रहे हो कुछ तो उसमें कोई सेंस नहीं बनेगा। अब समझ मेरी बात? तो ये जो आपके क्वेश्चंस है शॉर्ट एनालिसिस, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो और हर कंप्यूटर का अलग अलग क्वेश्चन होगा, अलग अलग शॉर्ट होगा, अलग अलग एनालिसिस होगा, और रियल टाइम डेटा के बेसिस पे होगा। मैं आपको कुछ बता दूं वो उसमें फिट नहीं होगा, जितना अपन ने कोशिश की एक बेसिक आप लोगों को समझना है कि कैसे हो रहा है, राइट? ठीक है सर। हाँ पूछो सर सपोज हम सर कोई 2021 में एक स्टार्टअप करने वाले हैं स्टार्ट, तो सर उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए? लेकिन जैसे हम सर कोई मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो मार्केट कहती है कि 1000 में से सर्वाइव कर पाते हैं स्टार्टअप, कुछ शुरू हो पाते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो सर जो हमारा आइडिया होता है, या तो हम उस आइडिया को आगे ग्रो नहीं कर पाते, अपने पास तक ही रख लेते हैं, या फिर जो दुनिया कर रही है उसी को कॉपी करके हम उसी स्टार्टअप में लग जाते हैं। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में है तो हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही करते रहेंगे। तो सर उसमें कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? अगर हमारा कोई आइडिया है, जैसे अभी फार्मर्स को लेके है कि ऑनलाइन सब कुछ होने वाला है, उनकी सब चीजें, तो मैं उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आए कि सक्सेसफुल होगा, और उसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? फार्मर्स के लिए क्या करना है? मतलब फार्मर्स की अगर धान की खेती है, अभी मैं एक कंपनी हूँ, मैंने अपने आप को कंपनी की तरह स्टेब्लिश किया, मैं उनसे डायरेक्ट खरीद रहा हूँ और उसको ऑनलाइन बेच रहा हूँ लोगों के पास। तो सर ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है कि ये लैक नहीं होगा, मतलब या फेल्ड नहीं होगा। कंप्यूटर एनालिसिस किया आपने? अगर ये रियल टाइम है ना आपका, आप रियल टाइम पे बात कर रहे हो ना? हाँ रियल टाइम। रियल टाइम पे अपन बात करेंगे इस पे, ठीक है। हमने कंप्यूटर एनालिसिस किया इस पे? सर कॉम्पिटिटर एनालिसिस इसमें है कि जो आप बोल रहे हो उस पे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जो चीज आप बोल रहे हो हाँ उस पे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है एज पर माय नॉलेज। या एग्जैक्ट अगर आपका कोई अलग आइडिया है तो मुझे नहीं पता। नॉट फॉर लोकल बेसिस। अगर मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सिर्फ अपने एरिया के लिए, वहां पे लोग अवेयर नहीं है, उनको नहीं आता है खरीदना कि ऑनलाइन कैसे खरीदा जाता है, या फार्मर्स के पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन कैसे बेच पाएंगे, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दूं जो इजी टू यूज हो और वो उसको इस्तेमाल कर सके। एवरीवन इज, मतलब सबको नहीं आता है अमेज़न यूज करना कि सबको। तो हम लोकल निश पे करना चाहते हैं। हाँ लोकल, सपोज खाली उदयपुर लेवल पे करना चाहते हैं। हाँ एक एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, फार्मर्स जो है
तो और जो ये खेती वाली साइड है, तो उन जो सूखी खेती है, ठीक है, उसके लिए आपने सबर कर लेगा। देखो फार्मर को सबर नहीं होता है, खेती हुई, धान हुआ, दिया और पैसे लिए, उनकी मेंटालिटी समझो पहले आप। जिसके लिए काम करना चाह रहे हैं ना, उनकी मेंटालिटी समझो। जो एजुकेटेड है, जो फार्मिंग कर रहे हैं, आपके जैसे मैं जैसे कोई फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दे विल बी एजुकेटेड टू यूज दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब जो 50 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका एक प्रोसेस है सेट। धान आया, ट्रैक्टर में भरा, मंडी में गए, ये लिया ना, वहाँ चालू मंडी तो खत्म हो रही है ना सर अभी। हो रही नहीं हो रही, मगर प्रोसेस है ना, चल तो रही है ना प्रोसेस। या भाई आज भी कुछ भी होगा, सब कोई देखो, जहाँ पे मैंने बोला सूखी खेती है, उसके लिए आपका प्लेटफॉर्म अच्छा बन सकता है। जहाँ सब्जी है जो एक दिन में खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, क्योंकि देखो उनके पास, फार्मर के पास कोई स्टोरेज नहीं है। अब समझो मेरी बात, आप फार्मर्स की भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। जो प्रोडक्ट आप करना चाहते हो तो उसका पूरा पहले एनालिसिस करो, आप उसमें जम मत करो। कोई भी स्टार्टअप फेल क्यों होता है? जल्दबाजी की वजह से फेल होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वुडन स्ट्रीट हम कर रहे थे, तो हमारे पास 4-5 कंप्यूटर लाइन में खड़े हुए थे, पेपर फ्राई, अर्बन लैडर, फेयर फर्निश, कुछ तो बंद हो गए हमारे सामने, ठीक है, गिर गए, बंद हो गए। आप देखोगे तो लिस्ट पता लग जाएगी आपको। मगर यूएसपी क्या थी कि भाई हम आपको कस्टम फर्नीचर देंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा फर्नीचर देंगे, डिजाइन आप दोगे, बना के हम देंगे, एकदम करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, प्राइस ये होगी, समझ में आए तो करो। कोई इन्वेंटरी नहीं रखी हमने, समझो। कोई स्टार्टअप है ना, तो उसका पूरा मॉड्यूलर प्रोसेस समझना पड़ेगा। कोई भी स्टार्टअप फेल क्यों होता है, उसका रीजन मैं आपको दे रहा हूँ, लैक ऑफ नॉलेज। भाई जोश जोश में कर दिया, मगर रियल टाइम क्या है? आप जो किसान की बात कर रहे हो, फार्मिंग की बात कर रहे हो, तो उसका बिहेवियर तो समझो, किसान का बिहेवियर का, उनके साथ तो रहो, 2-3 महीने पूरी उस प्रोसेस में घूमो तो सही कि भाई आपका जो फिट हो सकता है क्या प्रोसेस वहां पे। भाई आपको किसी एक के एंगल से लग रहा है, 100 फार्मर से मिलेंगे आप, समझो मेरी बात। सर मैं खुद एक फार्मर का बेटा नहीं आप हो, मगर आप आपके लेवल पे, क्योंकि आप एजुकेट हो गए तो आपको लगता है कि वो चीज करनी चाहिए, आप समझो मेरी बात। मगर आपके जो फादर के दोस्त है, कुछ है 100-50 लोग से मिलो चलिए आप कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो पहले आपका ग्राउंड पे रिसर्च करना जरूरी है, एक स्टार्टअप को लाने के पहले आप इस चीज को समझो। फेल क्यों होते हैं? कोई ग्राउंड रिसर्च करने को रेडी नहीं है, कोई मार्केट में जाके घिसाई करने को रेडी नहीं, कोई पसीना मारने को रेडी नहीं है। आइडिया आया, बनाया, वहाँ चल गया तो ठीक, नहीं तो वहाँ। There are few farmers in Gujarat also जहाँ पे people like us youngsters वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे मोबाइल अभी उन लोगों ने नया चलाना सीखा, सो वो बता रहे कि तुम कैसे डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते तो वो भी कहना, ये जो रिसर्च करेंगे ना, तो वो रिसर्च में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको 100 लोगों के बाद छाना पड़ेगा, एक पहला प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आपके उस डेटा से 50 लोग जब आपके साथ जुड़ जाएंगे, वो लोग करने देंगे, उनको आप बता दोगे कि कुछ नहीं करना है आपको, बस ये क्लिक करना है, ये फोटो लेना है, ये क्लिक करना है और ये रेट डालनी है, यूपीआई पेमेंट्स, समझा? उनको खाली बताना पड़ेगा, आपको डर निकालना पड़ेगा उनका। अगर मोबाइल यूज करिए ना, कि मोबाइल तो बाहर लेके पड़ रहा है, अरे थोड़े टाइम में तो आप देखो कि थैंक्स टू कोरोना दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी वो सब इंडिया में आ रही है। यस सर, इन्वेस्टमेंट इज कमिंग ह्यूज। तो आप लोगों की नौकरी की कोई टेंशन मत लेना। आप लोग उदयपुर से बाहर निकल जाओगे तो नौकरी है, ठीक है। उदयपुर में भी बहुत कंपनी आ जाएगी, कोई टेंशन। मगर आपका एजुकेशन वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की कंपनीज आ रही है, तो आपका एजुकेशन वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए। आप समझेगा। तो हर स्टार्टअप को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है, प्राइमरी रिसर्च होती है। उस रिसर्च के डेटा के बेसिस पे क्या करना चाहते हो आप, 10 आइडिया वहां से मिलेंगे आपको। आप करना चाहते हो ए, मार्केट को समझ में आ रहा है बी, तो हमेशा जब आप प्लान बना रहे हो ना, तो स्टार्टअप के 4 प्लान होते हैं। एक ही स्टार्ट होता है, 4 प्लान होते हैं। तो 4 प्लान के आपकी सबसे पहले आपकी मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। हमने जब स्टार्टिंग में मार्केट रिसर्च की थी, केरियर में आने के पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री में की थी, कि पॉलिसी बाजार हमारे बाद में आया है। जो आप पॉलिसी बाजार के ऐड देखते हो ना, बड़े पॉलिसी बाजार कुछ नहीं था। मगर लोगों को फ्यूचर ये था कि नोबडी विल गो एंड डू इंश्योरेंस मैनुअली, सब ऑनलाइन आ जाएगा। तो वो जो मतलब हमारे साथ टाइम मिलने वाला है, वो तो उसके बाद वो पॉलिसी बाजार इन्वॉल्व हुआ है। तो जो उसने मार्केट रिसर्च की कि प्रॉब्लम है लोगों को,
कि कोई भी अब ऑनलाइन इंश्योरेंस नहीं करना, मतलब ऑफलाइन इतना सारा फॉर्म नहीं भरना चाहता है, ऑनलाइन डाला, खटखट किया और इंश्योरेंस हो गया। वो वही हो रहा है आज, गाड़ी का ये वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जाने की कहाँ जरूरत है। तो वो अगर उनका प्रोसेस क्लियर है ना, कि जो ऑफलाइन में 6 से होता था वैसे वैसे उन्होंने ऑनलाइन में आपको फैसिलिटी दे दी, तो बिल्कुल आपका प्रोसेस सही चल रहा है, उनका पैसा भी बराबर हो जा रहा है, और कोई डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट इसे दे दिया कि भाई ह्यूमन रिसोर्स का कम लग रहा है, आपको बस आना जाना उसके खर्चा बच रहा है, उनको 5% डिस्काउंट दे दिया था। तो वो चीज आपको इसमें पूरी जो भी आपका आइडिया है, उस आइडिया में आपको हर चीज सोचनी पड़ेगी कि है ना भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मार्केट की, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम जो भी है वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है मेरी, आपकी या एंड यूजर की। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, तो फिर कोई भी आपका स्टार्टअप चल जाएगा। मगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर वो नहीं चलेगा यार, ऑब्वियसली बात, सिंपल सी बात। भाई आज 21 है, ठीक है, तो एक साल पहले तो ऑनलाइन अर्निंग मतलब मजाक ही था ना यार, क्या ऑनलाइन किया, आज हर कोई ऑनलाइन कर रहा है। तो आप देखो जो वेदांतु ने ये इतने नई चीजें आई, बायजूस पहले से चल रहा था बच्चों के, तो वो अपन लोगों को भी आप देखोगे तो बहुत सारे कोर्स वगैरह और खूब सारी चीजें ऑनलाइन आ गई, तो वो पूरा बूम आ गया ना एक ही बार में। फिर जो एनवायरनमेंट बना उसके हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस बन गई, तो वो ऑनलाइन लर्निंग चल गया, बच्चा ऑनलाइन कर रहा है, तो स्काइप चल गया, जूम चल गया, जो भी चल गए। तो टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, या तो आप फ्यूचर देख लो भाई फ्यूचर में ये चीज कैसे चलेगी, या फिर आप ये चीज देख लो कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आज ये तो कल चलेगी। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि जब आपका कोई उस पर बैकग्राउंड रिसर्च नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप हमेशा कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो पहले उस आइडिया को आप खुद समझो, एक पेपर पे लिखो, पहले खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि मेरा जो प्लान है आई एम सेटिस्फाइड। 5 लोगों को दिखाओ जो समझते हैं, ठीक है, और 100 लोग एटलीस्ट उनके साथ रिसर्च करो बैठ के, मार्केट रिसर्च, कि भाई ये प्रोडक्ट लाऊंगा मैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये, तो क्या हो रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तुमको कैसा चाहिए। तो हो सकता है ना आप भाई आपका स्टार्टअप अच्छा है, ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हो, अब उसमें है कि 5 स्टेप्स है, कुछ भी है 5 स्टेप्स, मगर यूजर होना नहीं मिलेगा, 3 में हो जाएगा तो अच्छा है, तो आपको वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, आपको इजी करना पड़ेगा। तो आप अब देखो होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ थी, आपने प्रोडक्ट खुद बना दिया अपनी मर्जी से, आपने मार्केट में डाल दिया, अब मार्केट में डाल दिया तो लोगों को समझ भी नहीं आया यार। तो पहले आप पूरा जो आइडिया है आपका स्टार्टअप, उसको पेपर पे लेके आओ, उस पर रिसर्च करो, टाइम लगेगा 1-2 महीने 3 महीने, कोई टेंशन नहीं है, जाएगा क्या आपका रिसर्च ही जाएगा, टाइम ही जाएगा, पैसा नहीं जाएगा आपका, इस चीज में आपका कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। मगर ये अगर आपने रिसर्च कर ली तो फिर इससे आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। स्टार्टअप के लिए सिंपल फंडा है कि आपकी बेसिक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया सबके पास है, कोई इसमें मेहनत नहीं करना चाहता, समझा मेरी बात, कि मैं 10 लोगों के पास जाऊँ, 100 लोगों के जाऊँ, जो है शर्म आती है सबको, तो शर्म को निकालना पड़ेगा स्टार्टअप के लिए। थोड़ा आपको मार्केट में जाके एक आदमी से मिलना पड़ेगा, आपको 10 लोग हंसेंगे आपके ऊपर है, क्या फालतू बात है, क्या फालतू, और आपको अगर 90 लोग भी अच्छे मिल गया, 10 लोग भी अच्छे मिल गए, तो आपके प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, तो आपका सॉल्यूशन भी हो गया वहाँ पे। तो जो रिजेक्शन है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको आपको निकालना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी स्टार्टअप करने का। एक डर ये भी तो रहता है कि आइडिया कॉपी का, कि अगर हम 10 लोगों से नहीं कहते हैं कॉपी तो हर चीज हो रही है, मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ कि अगर आपका यूनिक है तो यूएसपी वो आपकी यूएसपी रहेगी यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई आपका आइडिया है तो आप उसको यूनिक कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब आज यार अमेजोन फ्लिपकार्ट एक ही चीज कर रहे हैं, फर्क किस चीज का पड़ रहा है, रेट का पड़ रहा है, रेट भी लगभग सेम होती है, तो फर्क क्या पड़ रहा है, किसी पे अवेलेबिलिटी है, दूसरी क्वालिटी है, किसी पे कुछ है, धंधा दोनों बड़ा यार। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है वो होना चाहिए। जब अब इंडिया में चल रहा था, इंडिया में 10 अमेजोन भी कम पड़ेंगे। अब रिलायंस वाला पागल है क्या जो पूरा लेके आ रहा है ई-कॉमर्स, रिलायंस वाला पागल तो नहीं है ना भाई, जनता ही इतनी है अपने यहाँ, मास इतना है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट कहीं तो फिट बैठ जाएगा, वो उनकी उस लेवल पे स्ट्रेटेजी है, आप समझे मेरी बात। तो वो जनरल स्टोर इसलिए हर गली गली में खुला हुआ है
कि किराने का सामान सबको चाहिए तो